सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान में युद्ध वाले तनाव की। पिछले कुछ घंटों से पूरे ईरान में महायुद्ध वाला अलर्ट है। दोनों देशों की युद्ध वाली तैयारी अब आखिरी राउंड में पहुंच चुकी है। मतलब ये कि किसी भी वक्त ट्रंप अटैक का आदेश दे सकते हैं। किसी भी वक्त ईरान में अमेरिका का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। किसी भी वक्त ईरान में सत्ता परिवर्तन वाले संकेत मिल सकते हैं। आसान भाषा में समझिए तो धमकी राउंड खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ धमाकों की बारी है। ईरान के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इन दावों का आधार सिर्फ बयानबाजी नहीं है, सिर्फ धमकियां नहीं है, बल्कि ऐसी तैयारियां हैं जिसमें घातक हथियारों का मूवमेंट है। वॉशिंगटन से तेहरान तक बड़े निर्णय लेने वाली हलचल है। पहले 5 लेटेस्ट अपडेट से समझिए अमेरिका और ईरान के बीच आखिर इस वक्त चल क्या रहा है। ये रिपोर्ट है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुफिया अधिकारियों के साथ ईरान पर आपात बैठक की है। दूसरी बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला में ऑपरेशन करने वाली अमेरिका डेल्टा फोर्स की मूवमेंट हुई है। ये फोर्स अजरबैजान की तरफ रवाना हुई है। वहीं अरब सागर में 3 परमाणु सबमरीन भी तैनात किए गए हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका की ओर से हमले की आशंका के बीच ईरान ने अपने पड़ोसी देश कतर, मिस्र, यूएई, ओमान और तुर्की से बात की है। जवाबी एक्शन पर चर्चा की बात की जा रही है। चौथी बड़ी बात यह है कि ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर को अपग्रेड किया है। ये मिसाइल 2 टन के वॉरहेड से लैस है। पांचवी बड़ी बात यह है कि ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। अगर हमला हुआ तो ये जंग पश्चिम एशिया और इजराइल तक फैलेगी। ये 5 संकेत ये बता रहे हैं कि ईरान में अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप के दिमाग में ईरान को लेकर काफी कुछ चल रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। उल्टे ईरान अमेरिका को उसी अंदाज में, उसी भाषा में और उसी तेवर के साथ जवाब दे रहा है। ईरान के मंत्री, ईरान के अधिकारी, ईरान के सभी नेता ट्रंप को करारा जवाब दे रहे हैं। खामेनेई की सत्ता को बचाने के लिए वो कुछ भी करने की बात कह रहे हैं। मतलब ये कि ट्रंप और खामेनेई टीम में विनाश संवाद चल रहा है। इस विनाश संवाद के एक एक शब्द में महायुद्ध वाले शोले हैं। ईरान के पास अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप अपना समुद्री बेड़ा, एयरक्राफ्ट कैरियर पहले ही ईरान की ओर भेज चुके हैं। ऐसे हालात में इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि इस पर ईरान का भी जवाब आया है। ईरान ने कहा है कि कुछ घंटों में स्ट्राइक ट्रंप का भ्रम है। ईरान ऐसा जवाब देगा जिससे वो हमला करके पोस्ट लिखने की आदत भूल जाएंगे। अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना बंद करे। ईरान का कहना है कि ट्रंप युद्ध शुरू कर सकते हैं, खत्म ईरान करेगा। अगर कहें कि ईरान और अमेरिका में फिल्मी डायलॉग बाजी हो रही है तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन जो रुझान अमेरिका और ईरान से आ रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बमबारी और हमले वाले नतीजे दिख रहे हैं। अमेरिका का प्रण है खामेनेई की सत्ता को खत्म करके रहेंगे। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस को तबाह कर देंगे। अमेरिका की ओर से यह भी संदेश दिया गया है कि अगला हमला कहीं ज्यादा भयानक होगा। आपको बता दें, इजराइल के साथ युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। हालांकि ईरान इससे भी नहीं डर रहा है। ये जवाब दे रहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इजराइल तक तबाही होगी। ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान सारी हदों को पार कर चुका है। ईरान ने भी कहा है कि उसकी हिट लिस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिक हैं जिनकी जान खतरे में है। वैसे देखा जाए तो ट्रंप अपने खुफिया अधिकारियों से कई दौर की बातचीत कर चुके हैं, कई विकल्पों पर चर्चा कर चुके हैं। अब ट्रंप को हमले का ब्लूप्रिंट भी दिया जा चुका है। ईरान पर हमले के 3 विकल्प चर्चा में हैं। पहला विकल्प यह है कि ईरान में अहम ठिकानों पर हवाई हमले किए जाएंगे। दूसरा विकल्प यह है कि ईरान में बैंकों पर साइबर अटैक किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये कि कड़े प्रतिबंध वाला है। वैसे भी अमेरिका के कठोर प्रतिबंधों से ईरान की आर्थिक हालत बहुत खराब पहले ही हो चुकी है। जब बात अमेरिका के विकल्पों की हो रही है तो आपको ये अपडेट भी दे दें कि अमेरिकी डेल्टा फोर्स अजरबैजान की तरफ रवाना हो चुकी है। ये वही फोर्स है जिसने 60 मिनट के अंदर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन किया था, वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया था। सवाल यह है कि क्या ईरान में भी ऐसा ही होने वाला है? क्या अजरबैजान के रास्ते अमेरिका कोई ऑपरेशन करने वाला है? हालांकि ट्रंप के लिए अजरबैजान ने भी संदेश दिए हैं। ये कहा है कि वो ईरान पर अटैक के लिए अपना एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरानी संसद से भी ट्रंप को चेतावनी दी गई है।
फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ईरान में अमेरिका के 3 टारगेट हैं। खामेनेई का विशेष सुरक्षा बल, IRGC के ठिकाने, ईरान के परमाणु ठिकाने और ईरान के मिसाइल और ड्रोन बेस, जिसके दम पर खामेनेई की टीम ट्रंप को जवाब दे रही है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की ओर से कई शर्तें रखी गई हैं, कई धमकियां भी दी गई हैं। 3 शर्तों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, जिसका जवाब ईरान दे चुका है। मतलब ये कि ईरान शर्तों को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। ईरान का जवाब है कि संवर्धन जारी रहेगा। ये परमाणु हथियार के लिए नहीं, बल्कि परमाणु ऊर्जा के लिए है। अमेरिका का कहना है कि ईरान मिसाइल प्रोडक्शन बंद करे, जबकि ईरान इसके विपरीत ज्यादा मिसाइलें अपग्रेड कर रहा है, मिसाइल भंडार बना रहा है। अमेरिका तक हिट करने वाली मिसाइल खुर्रम शहर 5 का परीक्षण इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अमेरिका ने कई बार ये भी संकेत दिए हैं कि ईरान को प्रॉक्सी वॉर से दूरी बनानी चाहिए। मतलब ये कि हूती, हिजबुल्ला और हमास को हथियार भेजना बंद करना चाहिए। ईरान का कहना है कि अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बीच अमेरिका के लिए बुरी खबर यह भी है कि ईरान को चीन का साथ सीक्रेट मिला हुआ है। अमेरिका के हमले की आशंका के बीच ईरान और चीन की नेवी युद्धाभ्यास करेगी। ट्रंप की धमकी की कहानी सिर्फ ईरान तक ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त ट्रंप के टारगेट पर हैं। उसमें एक नाम क्यूबा भी है। क्यूबा के खिलाफ ट्रंप ने 29 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया, जिसमें क्यूबा को तेल की आपूर्ति करने वाले किसी भी देश के सामान पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि यह क्यूबा की कम्युनिस्ट सरकार पर दबाव बढ़ाने का हिस्सा है। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को क्यूबा से क्या दुश्मनी है? इसका एक शब्द में जवाब है चीन। क्यूबा और चीन की व्यापारिक दोस्ती से अमेरिका को मिर्ची लग रही है। इसीलिए ट्रंप ने क्यूबा को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असामान्य और असाधारण खतरा बताया है। और सत्ता में अब वो खिलेश जिसका केंद्र है उत्तर प्रदेश। यूपी में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस शासन प्रशासन वाली जंग आज अगली स्टेज में पहुंच चुकी है। इसमें खुली चुनौतियां हैं, असली और नकली हिंदू वाले कटाक्ष हैं और कालनेमी कलेश का राउंड 2 है। आज प्रयागराज माघ मेले में हुए कलेश पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खबरों के बाजार में माफी से संगम स्नान तक के दावों पर चुन चुनकर जवाब दिया। लेकिन इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे यूपी में असली और नकली हिंदू वाली लड़ाई शुरू हो गई। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया और कुछ चैलेंज भी कर दिए, जिसके बारे में आज हम आपको सत्ता में बताएंगे। शंकराचार्य के प्रयागराज से जाने के बाद खबरें थी कि लखनऊ के 2 अधिकारी उनके संपर्क में हैं और उनसे माघ पूर्णिमा पर स्नान की अपील कर रहे हैं। लेकिन असल में शंकराचार्य का हठ योग अभी जारी है और आज काशी से उन्होंने अपने क्रोधासान का प्रमाण भी दे दिया, जिसमें बड़ी आग है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया, जो उन्होंने दे दिया। लेकिन अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने के प्रमाण दें और इसके लिए शंकराचार्य ने 40 दिन का वक्त दिया है। शंकराचार्य ने कहा, अगर सीएम योगी असली हिंदू के प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो नकली हिंदू और कालनेमी समझा जाएगा। शंकराचार्य ने यूपी में गोमांस का निर्यात बंद करने की भी मांग की है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि सीएम ने सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र धारण किया है। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के सामने अपनी डिमांड लिस्ट भी रखी है। इसमें उन्होंने क्या मांग की है और लखनऊ कूच का क्या ऐलान किया है, आप वो देखिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पहली डिमांड है कि 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित किया जाए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में गोमांस का निर्यात रोका जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि अगर 40 दिन बीत गए और ये नहीं हुआ तो 10-11 मार्च को संत समाज के साथ वो लखनऊ कूच करेंगे और जब उनका अगला कदम दिल्ली में नहीं बल्कि लखनऊ में ही तय होगा। शंकराचार्य ने अपने बयान में कालनेमी का भी जिक्र किया, इसीलिए इसे कालनेमी कलेश का राउंड 2 भी बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम योगी ने भी अपने एक बयान में कुछ ऐसा ही कहा था। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए।
उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आपको हिंदू हृदय सम्राट या फिर गैर हिंदू, अहिंदू, छद्म हिंदू, नकली हिंदू घोषित करें। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। 40 दिन का हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको अहिंदू घोषित करना पड़ेगा। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उस दावे का भी जवाब दिया जिसमें यह बताया जा रहा था कि प्रयागराज प्रशासन उनसे माफी मांगने को तैयार हो गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अब माफी और स्नान की बात कहीं पीछे रह गई है। माफी मांगने का तरीका होता है, उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि माफी मांगने के लिए उन्होंने 11 दिन दिए थे, लेकिन तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब बात असली और नकली हिंदू की है। जो नकली हिंदू हैं उनका पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया कि देश में जितने हिंदू हैं उनके साथ बड़ा छल हो रहा है और खुद को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि केवल भगवा पहनने से ही हिंदुत्व सिद्ध नहीं होता है। हम आपको स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा बयान सुनवाते हैं जिसमें बड़ी चिंगारी है। अब वो बात पीछे छूट गई बंधुओं। स्नान की बात तो अब फिर से मांग जब आएगा फिर से हम लोग वहां जाएंगे तो शुरू होगी। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है। वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवाधारी सिद्ध करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। बात यह है कि माफी मांगने का तरीका होता है और माफी ही होती है, क्षमा याचना करनी पड़ती है। वो हमको लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। अब इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पूजनीय शंकराचार्य का अपमान, पूजनीय शंकराचार्य के द्वारा जो जो बातें कही गई हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है और सरकार जानबूझ करके शंकराचार्य जी का अपमान कर रही थी। सोचिए, आज कल्पना कर सकते हो कोई संत हो, वो मुख्यमंत्री बने हो और वो पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान न करने दे गंगा में। और सत्ता में अब कलेश वाली उन तस्वीरों की बात जो आज उत्तर प्रदेश की सियासत में ट्रेंड कर रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब एक ही पार्टी के दो बड़े नेता बीच सड़क में एक दूसरे से भिड़ जाएं। लेकिन आज यूपी के महोबा में ऐसा ही हुआ जब योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच जमकर बहस हो गई। विधायक बृजभूषण ने 40 से 50 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लिया। एक कार्यक्रम से लौट रहे मंत्री के काफिले के आगे गाड़ियां लगाई गईं। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक और ग्राम प्रधान इलाके में विकास कार्यों को लेकर नाराज थे।
विधायक ने सड़कों की बदहाली को लेकर नाराजगी जताई और ये कहा, जल जीवन मिशन के लिए सड़कें तो खोद दी गई लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जनता सवाल करती है, मैं इसके लिए क्या जवाब दूं? इसके अलावा विधायक ने कहा कि पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन जनता को पानी की एक बूंद तक नहीं मिल रही। इस बहस के दौरान दोनों के समर्थकों के बीच भी धक्का मुक्की हुई। दोनों नेताओं के सुरक्षाकर्मी भी आपस में उलझ पड़े। महोबा के एसडीएम और विधायक बृजभूषण राजपूत के बीच भी कहासुनी। एसडीएम ने विधायक से गाड़ियां हटाने के लिए कहा। नाराज विधायक ने कहा, कोई भी गाड़ी नहीं हटेगी, जब तक मुलाकात नहीं होगी कोई कहीं नहीं जाएगा। बात आगे बढ़ी तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी जवाब दिया। कहा, मैं गांवों में चलने को तैयार हूं, ऑफिसर मेरे साथ हैं। अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अधिकारियों को सस्पेंड कर दूंगा। जिसके बाद मंत्री स्वतंत्र देव जब आगे बढ़े तो नाराज लोग नारेबाजी करने लगे। नेतागिरी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए गए। जिसके बाद मंत्री और विधायक कार में बैठकर बातचीत करते दिखे। इस दौरान विधायक ने कहा, योजना में जमकर लापरवाही हुई है लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं देखते। जमीन पर समस्या बहुत बड़ी है लेकिन ऑफिसर हमारी सुनते नहीं हैं। विधायक ने मंत्री के सामने विरोध दर्ज कराते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। पहले आप सुनिए स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण राजपूत में क्या बहस हुई, क्या कुछ कहा गया। योजना की सड़कें हैं नहीं बन नहीं रही ना, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। जो गांव की शिकायत है जहां पानी नहीं मिल रहा है उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ उस गांव। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूँ। चलो प्रधान जी, ये बता आओ बैठो, चलते आओ चलो चलो मैं 4-5 गांव में चलता हूँ ना। चलो गांव चेक करने, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव आओ ना, गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलते। जो गाँव चलना है मैं चल रहा हूँ, 4-5 गाँव चल रहा है। 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज में गांव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया, क्या लिख रहे, मैं गांव में चलने को तैयार हूँ, मेरा काम है। इस लंबी बहस और कहासुनी के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह निकल गए। हालांकि विधायक अपनी मांगों को लेकर अड़े दिखे। कहा कि जनता की सेवा करना ही अपना कर्तव्य है, इसी के लिए चाहे किसी मंत्री को रोकना पड़े या फिर अपनी ही सरकार में धरना प्रदर्शन करना पड़े। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर किसी को उनका बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो वो माफी भी मांगते हैं। बीजेपी के मंत्री और विधायक के बीच हुई इस कहासुनी पर सियासी विरोधी भी मजे ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री को बीजेपी के विधायक ने बंधक बना लिया। हमने तो पहले ही कहा था कि बीजेपी के डबल इंजन ही नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। साथ ही लिखा, ये ना सोचा जाए कि ये इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया। आने वाला समय केन बेतवा जो महोबा, बांदा, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, ये सभी को मैं पानी की कमी नहीं रहने दूंगा। और सत्ता में अब उस जोर के झटके की बात जो आज देश के करोड़ों निवेशकों को लगा है। जो लोग हर दिन सोने और चांदी की आंधी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, आज सदमे में होंगे, क्योंकि सोना और चांदी के दाम आज ऐसे क्रैश हुए जिसमें कुछ ही समय में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। आज यानी 30 जनवरी को चांदी और सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट आई है। आज MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दाम में 67,000 रुपए की गिरावट देखी गई, जबकि सोना भी 15,000 से ज्यादा टूट गया। इस तरह चांदी के नए दाम 3,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गए, जिसका ऑल टाइम हाई कल 4,20,000 था। हालांकि सोने के दाम में बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी हुई है, जिसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के नए रेट करीब 1,54,000 रुपए के पार पहुंच गए। हालांकि MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और सर्राफा बाजार में चांदी के रेट अलग अलग हैं।
क्योंकि MCX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने चांदी की ट्रेडिंग होती है। शेयर बाजार की तरह हर सेकंड बोलियां लगती हैं, जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं। जबकि सर्राफा बाजार वो जगह है जहां आप फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज़ मित्रों के मन में सवाल होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक आज सोने चांदी की कीमतों में इतना बड़ा क्रैश आ गया? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। उन्होंने फेड चेयरमैन को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने फेड चेयरमैन के पद पर अपनी पसंद का शख्स चाहते हैं। आज या कल में डोनाल्ड ट्रंप नए फेड चेयरमैन का ऐलान भी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। अभी अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल हैं, जो मई में अपना पद छोड़ देंगे। अब दावा है कि नए फेड चेयरमैन के आने से डॉलर मजबूत होगा और वो ट्रंप की नीतियों के अनुसार काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसी आशंका की वजह से आज सोने चांदी के रेट क्रैश हो गए हैं। हालांकि आज इस गिरावट की एक बड़ी वजह मुनाफा वसूली को भी बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सोना चांदी में पिछले कुछ हफ्तों से जैसी तेजी दिख रही थी, उसके प्रॉफिट बुकिंग की आशंका पहले से थी और आज ये भी एक बड़ी वजह बन गई। हालांकि क्या अब भी इसमें निवेश का मौका है या सोने चांदी की आंधी पर ब्रेक लग गया है, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। सोने और चांदी में लोगों का हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लोग निवेश भी करते हैं। लेकिन गुरुवार को एक ऐसी गिरावट आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई सोना और चांदी फिलहाल फायदे का सौदा है भी या नहीं। जिस तरीके से देखिए, अकेले चांदी पर ही 2 दिन के अंदर 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर गिरावट आई, तो सोने पर भी ये इसी तरह से देखने को मिली। जिन लोगों ने पहले सौदे बना रखे थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो अब इस जगह पर उन्होंने अचानक प्रॉफिट बुकिंग की है। इसका रीज़न जो है वो ये है कि डॉलर में रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर जो अपने पिछले 4 सालों के सबसे निम्नतम स्तर पर चला गया था, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर की स्ट्रेंथ होती है वो डॉलर इंडेक्स से नापी जाती है, और जो कि अपने पिछले 4 सालों के सबसे निम्नतम स्तर पर है। वहाँ पर एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है और उसके पीछे भी कारण ये है कि कहीं ना कहीं ऑयल में मजबूती दिखाई दे रही है। चांदी और सोने में जो ETF में जो निवेशकों ने लिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या रिटेल निवेशकों की ट्रेडिंग के लिहाज से रही है। तो वो जो है, अगर उसको अब अपना ETF अगर वो रिडीम करना शुरू कर दे, यानी कि उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, तो चांदी और सोने दोनों की ही कीमतों में हमको एक दबाव और देखने को मिलेगा। चांदी बड़ी एक वोलेटाइल धातु है, बड़ी चंचल धातु है, तो इसके रेट जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से गिरते भी हैं। और सत्ता में अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी अगली कुंजी खोलते हैं। प्लेन क्रैश में डिप्टी CM अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं, जिनका कोई सीधा जवाब तो नहीं है। लेकिन हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी दी, जिनके आधार पर भविष्य की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है। पहला सवाल, क्या महाराष्ट्र में NCP का विलय होगा? मतलब अजित गुट और शरद पवार गुट क्या एक हो जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या शरद पवार BJP वाली महायुति का हिस्सा होंगे, क्योंकि अजित पवार इस गठबंधन में प्रमुख पार्टनर थे? उस स्थिति में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? तीसरा सवाल, क्या अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी जगह डिप्टी CM बनाया जाएगा? चौथा सवाल, क्या अजित पवार के सारे मंत्रालय NCP के खाते में ही रहेंगे या इनमें कोई बदलाव भी संभव है? मुंबई से लेकर दिल्ली तक इन्हीं सवालों के संभावित जवाब तलाशे जा रहे हैं। पहला बड़ा सवाल यह है कि अजित पवार के जाने के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा? इसका जवाब शरद गुट के एक नेता राजेश टोपे ने दिया। इसके अलावा अजित पवार के करीबी किरण गुर्जर ने भी अंदरूनी जानकारी शेयर की। इन्हीं के बयानों से लोगों को यह पता चला कि अजित पवार क्या चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक NCP के दोनों गुटों के विलय को लेकर अजित पवार बड़ा ऐलान करने वाले थे। इसके लिए जिला परिषद के नतीजे आने के बाद मुंबई या पुणे में 8 फरवरी को बड़ी बैठक तय हुई थी। नगर पालिका चुनाव के प्रचार के दौरान अपनी बहन सुप्रिया सुले से उन्होंने इसे लेकर चर्चा भी की थी, जिसकी जानकारी दोनों गुट के बड़े नेताओं को भी दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि विलय को लेकर दोनों गुटों में बातचीत अंतिम चरण में चल रही थी। इसी प्लान के तहत जिला परिषद चुनाव में दोनों गुट साथ आ गए थे और अजित गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला हुआ था। इसे पार्टी के पुनर्मिलन की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा था। लेकिन दोनों NCP के विलय का सपना अजित पवार के जीते जी पूरा नहीं हो सका। अब पार्टी के भीतर ये चर्चा तेज हो गई है कि प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, नेतृत्व कौन करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि NCP का एक धड़ा विलय के साथ है, जबकि दूसरा इसके खिलाफ है।
विलय का समर्थन करने वालों में राजेश टोपे और अनिल देशमुख जैसे नेता हैं, जबकि विरोध करने वालों में छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल जैसे कद्दावर नेता हैं। इनका मानना है कि विलय पर तुरंत फैसला नहीं लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब अजित पवार खुद मिलन के पक्ष में थे, कुछ बड़े नेताओं को इसकी जानकारी भी थी, तो फिर अब विरोध क्यों हो रहा है? हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह ने पार्टी सूत्रों से इसका भी पता लगाया। सूत्र बता रहे हैं कि विलय के खिलाफ खड़े नेताओं को यह डर है कि अगर शरद पवार की टीम आ गई तो उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। शरद पवार खुद सबसे वरिष्ठ हैं, उनकी बेटी सुप्रिया सुले खुद सांसद हैं। इनके अलावा जयंत पाटिल और राजेश टोपे जैसे बड़े कद के नेता हैं। इनके आगे धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे जैसे नेताओं का कद कम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक ये चर्चा भी है कि अगर विलय हुआ तो सुप्रिया सुले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, जो छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को असहज कर सकता है। ऐसी चर्चा है कि अगर विलय नहीं हुआ तो उस स्थिति में प्रफुल्ल पटेल अजित पवार वाली एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदारों में सबसे आगे हैं। हालांकि ये सब अभी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है। अंतिम फैसला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को लेना है। विलय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए, और इस प्रकार की उनके साथ में काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। अजीत दादा की अंतिम इच्छा थी कि सब एक हो जाए, और हम ही चाहते कि दादा की अंतिम इच्छा अगर अपने को जो पूरी करनी है तो एक होना चाहिए। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था, जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी, और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी, और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। और इन्हीं सवालों के बीच इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हो सकती हैं। कल बैठक भी है, एनसीपी की जानकारी मिल रही है, और ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सुनेत्रा पवार हो सकती हैं डिप्टी सीएम अजित पवार की जगह, और ये जानकारी भी मिल रही है कि वो डिप्टी सीएम बनने को तैयार हैं और कल शपथ ले सकती हैं, ये जानकारी भी है। इस वक्त इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश, ये लगातार कहा जा रहा था कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम होंगी, अब क्या इसको लेकर और पुख्ता जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, आज जो है विधायक दल की एक जो बैठक है उसका कॉल दिया गया है। सारे जितने भी 41 विधायक हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के, वो मुंबई बुलाए गए हैं, और मुंबई में कल देवगिरी जो बंगला है अजीत पवार का सरकारी आवास है, वहीं पर इस विधायक दल की बैठक होनी तय है। जैसे छगन भुजबल से खुद मैंने बात की तो उन्होंने ऑन कैमरा भी ये कहा कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा। तो उसके बाद, इस बयान के बाद आज आधे दिन तक लगातार मुंबई में बैठकें होती रही। उसके बाद जो नेता है सुनील तटकरे और बाकी नेता है, वो उसमें से कुछ नेता बारामती गए हैं, वहां पर सुनेत्रा पवार और जो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं नरेश अरोड़ा, उनसे मीटिंग किए हैं, और उसके बाद सुनेत्रा पवार को ये बताया गया कि आप विधायक दल के नेता बन रही हैं। अब अगर सुनेत्रा पवार जो है वो मुंबई आती हैं आज रात को या फिर कल सुबह में, तो उन्हें कल ही शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि जो बाकी के प्रोसीजर्स हैं जो शपथ दिलाने के बाद के उप मुख्यमंत्री पद के, वो पार्टी अपने लेवल पर अंतर्गत करती रहेगी। लेकिन सुनेत्रा जो पवार हैं, उन्हें राज्यपाल के साथ जो है औपचारिक शपथ दिलाई जा सकती है। अगर सुनेत्रा पवार बारामती से नहीं आती हैं कल, तो विधायक दल में उनको विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, और सोमवार को जो है उनको शपथ दिलाई जा सकती है। तो जयप्रकाश, क्या ये कहा जा सकता है कि सुनेत्रा पवार कल बैठक हो और उसके बाद सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की अगर शपथ भी लेती हैं, तो जैसा चल रहा था महायुति में ठीक वैसा ही चलता रहेगा, यानी उतने ही मंत्री बने रहेंगे, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम हो जाएंगी? जो एनसीपी के भीतर जो कुछ होना है वो एक अलग पक्ष है, लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा ही रहेगा महायुति के भीतर? जी बिल्कुल सही कहा आपने सुमेरा, क्योंकि देखिए 3 गुट हैं, बीजेपी का गुट है, एकनाथ शिंदे का गुट है, और तीसरा गुट
अजीत पवार का है। अब जब अजीत पवार का दुखद निधन हुआ है तो उसके बाद उनका जो पूरा गुट है 41 विधायकों का, वो एक साथ है और उनके सारे नेता आज मुख्यमंत्री से मिले वर्षा बंगले जाकर, और वहां पर उनको बताया कि हमारे 41 विधायक चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है वो ही उप मुख्यमंत्री रहे, ताकि जो उप मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है उस पर अजीत पवार का नाम रहे। और उनको एक सहमति से जो है औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुनने के लिए कल बैठक बुलाई गई है देवगिरी बंगले पर, और उसके बाद अगर सुनेत्रा पवार उस बैठक में आती हैं तो उन्हें राजभवन ले जाकर उनका शपथ कराया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जयप्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सुनेत्रा पवार बैठक में आ सकती हैं, कल बैठक बुलाई गई है और फिर कल ही वो डेप्यूटी सीएम की शपथ भी ले सकती हैं।